जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज इस समय वाली क्लास में हम फिजिक्स की अपनी जो कुमार मित्तल की किताब है उससे थ्योरी पढ़ रहे हैं। इस समय हम चौथे चैप्टर की, जिसमें कल तक की क्लास में हमने आपको आवेशों के पुनर्वितरण तक पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में जो आवेश है कितना स्थानांतरित होता है, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा को निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आवेशों का जो पुनर्वितरण होता है उसमें कितन पुनर्वितरण में जो ऊर्जा में ह्रास होता है वो कितना होता है। उसके बाद और भी आगे इस क्लास में टॉपिक हैं तो उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। और आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। जब आवेशों का पुनर्वितरण करेंगे हम तो उसमें कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, तो उसके स्थानांतरित आवेश की मात्रा को निकालेंगे यहाँ पर हम। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्थानांतरित आवेश की मात्रा। स्थानांतरित आवेश की मात्रा हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो लिखेंगे हेडिंग डालने के बाद चालकों को चालकों को जोड़ने से पूर्व चालकों को जोड़ने से पूर्व चालक ए पर जोड़ने से पूर्व चालक कैपिटल ए पर आवेश हमने माना था कितना था, आवेश Q1 तथा जोड़ने के पश्चात तथा पश्चात जोड़ने के पश्चात चालक ए पर आवेश Q1 डैश हो जाता है, Q1 डैश हो जाता है, अर्थात स्थानांतरित आवेश की मात्रा, अर्थात स्थानांतरित आवेश की मात्रा डैश। यहां से क्या हो जाएगा, स्थानांतरित आवेश मान लेते हैं डेल्टा क्यू बराबर पहले कितना आवेश था जोड़ने से पूर्व, तो Q1 माइनस जोड़ने के पश्चात कितना आवेश हो गया Q1 डैश। तो यहां से हम निकाल लेंगे स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो डेल्टा क्यू बराबर Q1 का मान हमने आप लोगों को बता रखा C1 V1। जोड़ने से पूर्व पहले चालक की धारिता C1, उस पर विभव V1। और जोड़ने के पश्चात पहले चालक की धारिता तो वही रहेगी, धारिता चेंज नहीं होगी, क्योंकि उस किसी चालक के आवेश को धारण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, उसकी धारिता कहते हैं। तो यहाँ से C1 इंटू जोड़ने के पश्चात विभव क्या हो गया था, समान, यानी उभयनिष्ठ हो गया था दोनों के ऊपर विभव। तो इस वजह से यहाँ क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव का मान रख देंगे, तो डेल्टा क्यू बराबर C1 V1 माइनस C1, और उभयनिष्ठ विभव का मान हमने क्या बताया था, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, अथवा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ भी रख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसका क्या कर देंगे, एलसीएम ले देंगे इस साइड। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से देखो इसका ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो डेल्टा क्यू बराबर, जब इसका हम इस साइड एलसीएम लेंगे तो देखो C1 V1 का इसमें गुणा करेंगे तो C1 स्क्वायर V1, और फिर इसका किसमें करेंगे, इसी का इसमें करेंगे तो C1 V1 करेंगे तो, और यहाँ पर हो जाएगा C1 C2, ऐसे लिख देना C1 C2 और V1 माइनस इसका C1 का अंदर कर दो गुणा, तो यहाँ हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 और C1 स्क्वायर V1, और अंदर में जब ले जाएंगे तो यहाँ होगा माइनस C1 C2 और V2। देखो यहाँ पर C1 स्क्वायर V1 हो जाएगा, और अंदर करेंगे तो C1 C2 V1। ऐसे ही यहाँ पर C1 C2 V1 था, यहाँ पर C1 C2 V2 हो गया, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, इसे ब्रैकेट में बंद कर देना। जब इसे हम और आगे हल करेंगे तो डेल्टा क्यू बराबर, अब देखो ये दोनों वाल क्या है, समान समान है, ये दोनों ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे,
क्या बचा हमारा डेल्टा क्यू बराबर C1 C2 V1 और माइनस क्या हो जाएगा C1 C2 V2 बटे C1 प्लस C2। जब यहां से देखेंगे कॉमन वाली राशियां बाहर निकाल लेंगे, डेल्टा क्यू बराबर होगा C1 C2 बट C1 C2 और ब्रेकेट में B1 माइनस B2 और बटे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहां से हमारे स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी आ जाएगी C1 C2 ब्रेकेट में B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया। यहाँ कुछ लिखना भी नहीं था ज्यादा एक्चुअल में, बस इससे वो जुड़े हुए सवाल पूछ लिए जाते कभी कभी, तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखना क्या था, इतना ही लिखना था कि जोड़ने से पूर्व पहले चालक पर या जोड़ने से पूर्व दूसरे चालक पर किसी एक पर भी निकाल लेते आप, यही सूत्र आएगा। दोनों के लिए सिमिलर ही सूत्र आता है। तो जोड़ने से पूर्व हमने मान लिया कि पहले चालक के ऊपर कितना होगा आवेश सी क्यू बराबर C1 V1, यानी Q1 माना है पहले का, तो C1 V1 हो जाएगा। अब जोड़ने के पश्चात, चूंकि जोड़ने के पश्चात दोनों के ऊपर विभव क्या हो गया समान, तो जोड़ने के पश्चात आवेश Q1 डैश हो जाएगा, क्योंकि विभव दोनों पे समान हो जाएगा। तो Q1 डैश बराबर क्या हो जाएगा C1 इंटू V, और जहां B क्या होगा उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव का सूत्र कल हमने आपको बताया था, क्या था V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहाँ Q1 Q2 के मान रख देंगे हम। उसके बाद जब इसे हल करेंगे तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा हमारी कितनी आएगी, डेल्टा Q बराबर C1 C2 ब्रेकेट में B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चलिए, अगला आर्टिकल है आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास। हेडिंग डाल ली होगी आप लोगों ने, तो बस लिखिए यहाँ पर अब आप लोग। जब आवेश किसी उच्च विभव वाले जब आवेश किसी उच्च विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर बहता है, तो इस क्रिया में कुछ कार्य करना पड़ता है। जब कोई भी आवेश ऊपर वाले सिरे से नीचे वाले की तरफ जाएगा तो हमेशा इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। यद्यपि दोनों चालकों का कुल, यहाँ पर एक मिस हो गया है, कुल आवेश नहीं लिखा। यद्यपि दोनों चालकों का कुल आवेश वही रहता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। तो बस यहाँ पर अतः जोड़ने से पूर्व आप लोग क्या लिखेंगे, जोड़ने से पूर्व यहाँ पर लिख लेना आप लोग, अतः जोड़ने से पूर्व। अब जोड़ने से पूर्व क्या होगा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी U1 बराबर मान लेना 1/2 C1V1 स्क्वायर। पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर क्या हो जाएगी 1/2 C1V1 स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 C2V2 स्क्वायर। दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 C2V2 स्क्वायर। अतः यहाँ पर लिख देना आप लोग, अतः दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, तो मान लेना इसे क्या मान लेंगे U बराबर हमारा हो जाएगा U1 प्लस U2, तो इम्प्लाइज U बराबर 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 का स्क्वायर। तो जब इसे हम जोड़ेंगे यहाँ से और आगे, तो U बराबर 1/2 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे यहाँ से, और ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। तो ये क्या होगी, जोड़ने से पूर्व दोनों चालक जब अलग अलग होंगे उससे पूर्व की कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर। इसे हम लोग डाल देंगे समीकरण 1, रोमन में 1 जोड़ डाल देना आप लोग। इसके बाद आप लोग लिखना जोड़ने के पश्चात, यहाँ पर लिखना अब जोड़ने के पश्चात क्या होगा, अब जोड़ने के पश्चात पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा लिख देना, पहले
चालक की स्थितिज ऊर्जा, पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब हमने कल भी आपको बताया था, जब कोई दो चालकों को संयोजित कर दिया जाएगा तो उनके ऊपर जो विभव होगा संयोजित करने के बाद यानी जोड़ने के पश्चात तो क्या हो जाएगा, समान हो जाता है। तो इसे मान लेना U1 डैश बराबर हो जाएगा 1/2 C1V²। जोड़ने के पश्चात विभव दोनों के ऊपर क्या हो जाएंगे, समान, और कौन सा, उभयनिष्ठ वाला विभव आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे चालक पर क्या होगा, दूसरे चालक की स्थितिज ऊर्जा U2 डैश बराबर क्या आएगा, 1/2 C2V²। क्या आ जाएगा, 1/2 C2V²। अब यहाँ पर आप लोग ये ऊपर की तरफ लिखे दे रहे हैं हम आवेश। अब आप लोग क्या करेंगे, जोड़ने के पश्चात दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, तो यहाँ पर क्या लिख दें, अतः दोनों चालकों की कुल ऊर्जा। अतः अतः दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, दोनों चालकों की कुल ऊर्जा, इसे मान लेना, उसे U माना था, इसे U डैश बराबर मान लेना U1 डैश प्लस U2 डैश। तो यहां से जब इसे हम और आगे हल करेंगे, U डैश इक्वल टू 1/2 C1V² प्लस 1/2 C2V²। जब इसे हम हल करेंगे तो U डैश बराबर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में C1V, अच्छा यहाँ से V² भी हमारा कॉमन आ जाएगा, 1/2 V² कॉमन आ जाएगा, C1 प्लस C2 कितनी आ जाएगी, C1 प्लस C2। इसे आप लोग समीकरण 2 बना दीजिएगा। क्या बना देंगे आप लोग, इसे समीकरण 2 बना दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर इसे 2 ना बनाए तो और भी इसे अब हम हल कर सकते हैं। अच्छा, इसे थोड़ा आगे और हल कर दें, अगर यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव का मान रख लेते हैं हम लोग। देखो क्या हो जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2, और उभयनिष्ठ विभव का जो मान है अभी हमने बताया था, उसका क्या करेंगे यहाँ पर वर्ग। तो हमने बताया C1V1 प्लस C2V2, C1V1 प्लस C2V2 बटे क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। हाफ CV² होता है, यहाँ पर B का मान रख दिया हमने, यानी उभयनिष्ठ विभव का। तो 1/2, अब इसे जब हम हल करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और इसके ऊपर जो वर्ग आया उससे एक ये कट गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, और इसे ही आप लोग आप समीकरण 2 डालना। इसे हमने और हल कर लिया यहीं तक, इसे आप लोग समीकरण 2 डाल दीजिए। अब यहाँ पर आप लोग आगे, अब देखना, जोड़ने से पूर्व इतनी आ गई ऊर्जा, जोड़ने के पश्चात ये वाली ऊर्जा आई, अतः अब क्या करेंगे यहाँ पर, अतः जोड़ संयोजन की ऊर्जा में ह्रास। हमने क्या कहा, जोड़ने के पश्चात ऊर्जा में क्या हो जाएगी, कमी, कुछ ना कुछ। तो अब हम क्या निकाल लेंगे कि संयोजन की ऊर्जा में कितनी ह्रास यानी कितनी कमी हुई। तो यहाँ पर आप लोग लिखना, संयोजन की अतः संयोजन की ऊर्जा में ह्रास, ऊर्जा में ह्रास। तो ऊर्जा में ह्रास हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो मान लेते हैं डेल्टा U बराबर क्या आएगा, U माइनस U डैश। डेल्टा U बराबर क्या आएगा, U माइनस U डैश। तो डेल्टा U बराबर, U का मान हमने कितना निकाला, 1/2 C1V1² प्लस C2V2², और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वाला मान समीकरण 2 में कितना, 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना हमारा आ जाएगा। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर हल करें इसको। तो आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, तो इसको इरेज करके अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जब इसे और हल करेंगे तो इसे उठा के आप लोग यहाँ ले आइए। तो देखो डेल्टा U बराबर, अब क्या करेंगे, इसका क्या करना है, एलसीएम ले देंगे, 1/2 तो पूरे से बाहर कर लीजिए आप लोग, 1/2 बाहर कर लिया, बड़ा ब्रेकेट लगा लेंगे, इसका क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख देना C1 प्लस C2, क्या लिखेंगे, एक ब्रेकेट में C1 प्लस C2, और ब्रेकेट के अंदर C1V1² प्लस C2V2²।
इसके अंदर यही है बटे। अब यहाँ पर पूरे एक बटे लगा लेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा C1V1, यहाँ पर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, और बटे नीचे आ जाएगा C1 प्लस C2, इतना आ जाएगा। अब इसे हम लोग और हल करेंगे तो डेल्टा U बराबर 1/2, इसका अंदर C1 का गुणा करो तो अंदर देखो आ जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर अंदर करेंगे तो आएगा प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर, प्लस यहाँ आएगा C1 C2 B1 स्क्वायर, अब प्लस आएगा C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर आ जाएगा। अंदर में इसका क्या करेंगे माइनस, अब इसमें भी क्या करेंगे ब्रैकेट लगाए रखना आप लोग छोटा, यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और B2 स्क्वायर, और इसी के आगे अभी चलता रहेगा प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 और B1 B2, क्या आ जाए ट्वाइस ऑफ C1 C2 और B1 B2, ये होल स्क्वायर हमने खोल दिया। यहाँ पर क्या करेंगे अब ब्रैकेट बंद कर देंगे और पूरे के बटे में हमारा क्या आ जाएगा ये C1 प्लस C2 आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना आप लोग। जब हम इसे देखो और आगे हल करेंगे तो यहाँ से डेल्टा U बराबर 1/2 आएगा जाके C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 और B2 का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, अब माइनस का गुणा कर दो अंदर तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, और माइनस ये वाला ट्वाइस ऑफ C1 C2 और B1 B2, ठीक है। अब पूरे के बटे में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 हमारा, यहाँ क्या करना बड़ा ब्रैकेट बंद कर देना, ये वाली राशि से ये वाली राशियां दोनों कट जाएंगी, देखो ये और दूसरी वाली कहाँ रही ये आपस में कैंसिल हो रही। अब यहाँ से देखो इसे जब हम और हल करेंगे तो डेल्टा U बराबर 1/2, अब यहाँ से हमारा आएगा जाके जब हम इसे हल करेंगे और आगे हल कर रहे हैं देखो तो यहाँ से लिख लेंगे हम लोग। अच्छा देखो यहाँ से C1 C2 यहाँ पर भी है, C1 C2 यहाँ पर भी है, C1 C2 यहाँ पर भी, तीनों जगह से C1 C2 कॉमन ले रहे, तो देखो C1 और C2 को बाहर कर ले रहे, ब्रैकेट छोटा लगा लेंगे, V1 स्क्वायर ये बचा प्लस V2 स्क्वायर ये बचा, माइनस का क्या बचा ट्वाइस ऑफ V1 V2, और पूरे के बटे में क्या बचा C1 प्लस C2, यहाँ तक हमारा बच गया, और पूरे के ऊपर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। जब हम इसे और आगे हल करेंगे, इधर वाला भी आपने नोट कर लिया होगा, तो देखो इसे हम आगे हल करेंगे जब, तो यहाँ से हमारा देखो क्या आएगा, तो डेल्टा U बराबर हमारा आएगा जाके 1/2, और जब आगे हम हल करेंगे तो देखो C1 C2 तो वही, और ये देखो लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिख रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा जाके वो बनेगा जाके अंतर वाला, तो हम क्या करेंगे इसे लिख लेंगे C1 C2 और B1 डिफरेंस B2 का होल स्क्वायर कर देंगे, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। तो यहाँ से जब हमने हल किया जो ऊर्जा में ह्रास के लिए जो हमारा सूत्र आया जाके क्या आया जाके 1/2 C1 C2, या इसे ऐसे करके भी आप लोग लिख लेना 1/2 C1 और C2 बटे C1 प्लस C2 और गुणे में V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा जाके स्थितिज ऊर्जा में जो कमी होगी जाके उसका सूत्र क्या निकला जाके 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। तो जब हमने इसको हल किया तो हमने क्या पाया देखो C1 और C2 हमारे कैसे होंगे धनात्मक, क्योंकि दोनों धारिताएं हैं, तो धारिताएं हमेशा कैसी होती हैं धनात्मक, और चूंकि V1 डिफरेंस V2 का क्या है होल स्क्वायर, तो जब विभवों में अंतर आएगा, विभवों का जो अंतर आएगा उसका क्या हो रखा है होल स्क्वायर हो रखा है, तो होल स्क्वायर होने के कारण ये भी धनात्मक आएगा। इसलिए आवेशों के पुनर्वितरण में जब ये पूरी राशि ही धनात्मक आएगी तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो स्थितिज ऊर्जा का मान हमने निकाला है पहले वाली स्थितिज ऊर्जा यानी जोड़ने से पूर्व वाली स्थितिज ऊर्जा में से जोड़ने के पश्चात वाली स्थितिज ऊर्जा को घटाया है जब हमने,
तो हमने क्या पाया, जो स्थितिज ऊर्जा का अंतर आया है वो धनात्मक आया है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है कि जब हम दो चालकों को संयोजित करते हैं तो उनकी स्थितिज ऊर्जा में सदैव कमी हो जाती है। यानी कि आवेशों का जब भी पुनर्वितरण होगा, यानी आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर स्थानांतरित होंगे, तो सदैव ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि ये ऊर्जा कैसी आ रही है, हमारी धनात्मक। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे, चूंकि C1 तथा C2 बराबर पॉजिटिव तथा V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर होने के कारण धनात्मक होंगे, धनात्मक होगा। अतः आवेशों के पुनर्वितरण में, अतः आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास होता है। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आएगा। सिंपल सा है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, जोड़ने से पूर्व चालकों की स्थितिज ऊर्जाएं, दोनों चालकों की क्या क्या आएंगी, उनकी धारिताएं C1 V1, और वो उनकी जो धारिताएं C1 और C2 थी, और विभव क्या थे, V1 और V2। तो आवेश क्या आ जाएंगे, वहां से स्थितिज ऊर्जाएं हम क्या लिख लेंगे, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, दूसरे का लिख लेंगे 1/2 C2 V2 स्क्वायर। दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो U बराबर हमने प्राप्त किया था 1/2, और वहां से 1/2 को कॉमन निकाल के C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसी प्रकार जब हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद उनके विभव क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएगा, विभव दोनों के ऊपर समान हो जाएगा। तो वहां से जब हमने निकाला तो हमारा यहाँ तक आ गया, हमने निकाल लिया था, हमने आपको बताया था। उसके बाद इन दोनों का क्या कर देंगे, अंतर, और जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। और जोड़ने के वो क्या नाम, जोड़ने के पश्चात जो आई थी स्थितिज ऊर्जा उसको घटा दिया, तो हमारा जो अंतर आया जाके कितना आया, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए और चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है संधारित्र, इंपॉर्टेंट है। पिछला आर्टिकल था बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोग उसे तैयार जरूर कर लेना, 2 बार देख लेना। तो बस यहाँ से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, संधारित्र क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए संधारित्र। क्या होता है देखो, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है। संधारित्र होता क्या है, वास्तव में आप लोगों ने संधारित्र देख रखा है। संधारित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटर, जिसे आप लोग लगातार अपनी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, कंडेंसर। जो कंडेंसर कंडेंसर आप लोग बोलते रहते हैं, फैन के अंदर जो इम्प्लीमेंट होता है, अथवा आप लोगों के घर में समरसेबल वाला अगर पंप लग रखा होगा, किसी भी के घर में अगर समरसेबल लग रखी होगी, जो मोटर इस समय आती हैं, वो बड़ी वाली पानी के अंदर जो लगी होती हैं, तो उनका जो स्टार्टर होता है, यानी जहां से हम उसको ऑन और ऑफ करते हैं, उसके अंदर भी लगा होता है। और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं विद्युत के, जिनके अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटर। उसे आप लोग क्या बोलते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में, कंडेंसर। तो वही क्या होता है देखो, संधारित्र, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्र। संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, क्या कहा हमने, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो कि, या जिसमें किसी चालक के आकार को बदले बिना, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी भी चालक के आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। मतलब जैसे ये पेन रहा है, तो ये पेन की इस समय धारिता कुछ अलग होगी, यानी आवेश को धारण करने की क्षमता को हमने क्या कहा, धारिता कहते हैं। तो जी अभी इस समय इसके पास कोई और क्षमता होगी, लेकिन हम इसके अंदर कोई जुगाड़ लगा दें, कोई ऐसी युक्ति लगा दें जिसकी सहायता से अगर ये 5 कूलाम एब्जॉर्ब कर रहा हो तो 10 करने लगे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या हमने परिभाषा बताई, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी चालक के आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है, संधारित्र कहलाता है।
या संधारित्र, हाँ कहलाता है। आप लोग परिभाषा लिख लीजिए। तो यहां से कल हमने आप लोगों को बताई थी चालक की धारिता। चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V फैरड। हमने इसका मात्रक भी बताया था, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। आप लोग इसे लिख लीजिए। नीचे लिख लेना आप लोग। यह समायोजन किसी प्रकार के ऐसे दो चालकों का, क्या लिखेंगे यहां पर, यह समायोजन यानी संधारित्र जो होता है एक समायोजन होता है। यह समायोजन किसी भी प्रकार के ऐसे दो चालकों, ऐसे दो चालकों का युग्म होता है, ऐसे दो चालकों का युग्म होता है जिसमें से जिन जिन पर, ऐसे लिखना आप लोग, जिन पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, विपरीत प्रकार का आवेश होता है तथा जिसका एक सिरा, तथा जिसका एक सिरा सदैव पृथ्वी से जुड़ा होता है, तथा जिसका एक सिरा सदैव पृथ्वी से जुड़ा होता है, सदैव पृथ्वी से जुड़ा होता है। लिख लीजिए आप लोग नीचे। नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा, सिंपल सा ही है। हमने क्या था, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें किसी भी चालक के आकार को बदले बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। इसमें होता क्या है, इसमें कोई दो चालक होते हैं जिसमें दोनों के ऊपर विपरीत प्रकार का, समान परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है, तथा जिसकी एक प्लेट अथवा एक सिरा सदैव पृथ्वी से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, संधारित्र की धारिता यानी धारण करने की क्षमता। डाल लीजिए आप लोग हेडिंग। तो इसकी परिभाषा क्या होती, संधारित्र की धारिता की। देखिए क्या लिख रखा है, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। क्या कहा हमने, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर को संधारित्र की धारिता कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के गुणनफल को संधारित्र की धारिता कहते हैं। माना यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एवं उनके बीच उत्पन्न विभवांतर कैपिटल बी हो तो संधारित्र की धारिता सी बराबर, कोई एक आवेश ले लेना Q इंटू वी। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर आ जाएगा Q अपॉन V। माफ करना आप लोग, सॉरी, यहां से क्या हो जाएगा, C बराबर Q अपॉन V। क्या कहा हमने, संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। C बराबर Q अपॉन B, और यहां से इसका मात्रक फैरड। आप लोगों को लगातार ही बताते आ रहे हैं, अभी गलती हो गई तो हमसे ध्यान नहीं दिया, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसका अगर आप लोग चित्र देखना चाहें तो ये चित्र ऐसा होगा, आप लोगों की किताब में बना होगा। तो इसके ऊपर देखिए, जब हम क्या करते हैं, इसे प्लस आवेश देते हैं
तो प्रेरण के कारण इसकी जो अंदरूनी सतह है, इस वाली प्लेट की भीतरी सतह, यहाँ पर भी जब इसे प्लस देंगे तो इसके कारण प्लस ही उत्पन्न होगा जाके, तो इसके सामने वाली प्लेट पर क्या आ जाता, माइनस माइनस का आवेश उत्पन्न हो जाता, और इसका ये सिरा किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, पृथ्वी से कनेक्ट होता है। संधारित्र का जो बाहरी प्लेट होती है ये पृथ्वी से जुड़ी होती है। बस इस प्रकार का जो चित्र होता है वो होता है। इसके ऊपर क्या कर देंगे, प्लस क्यू आवेश होता है, और इसके ऊपर कैसा होगा, माइनस क्यू आवेश होगा। इनके दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल डी होती है, प्लेटों के बीच की दूरी। बस आप लोग अगर नोट चित्र बनाना चाहें तो बना लीजिए, नहीं तो बस परिभाषा इसकी याद रखनी है, परिभाषा पूछी जाती है वो हमने आपको बता दी क्या होती है। संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। बस चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अगला टॉपिक है परावैद्युत का ध्रुवण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसे जरूर समझ लीजिए, बहुत ही मतलब इसे समझ लेना है। इसकी परिभाषा ज्यादा पूछी जाती है आप लोगों से, उसके अलावा कुछ नहीं ज्यादा पूछा जाता। तो परिभाषा के लिए इसे याद कर लेना है आप लोगों को। क्या कह रहे हैं देखो, किसी परावैद्युत को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर, परावैद्युत क्या होता है, हमने बता रखा है कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनके निश्चित निश्चित मान होते हैं, तो वही जो परावैद्युतांक आप लोगों को पढ़ा रखा है उसी के जो पदार्थ होते हैं, यानी जिन पदार्थों का एक निश्चित अंक होता है उन्हें प्रदर्शित करने के लिए, जैसे पान उसका वायु या निर्वात का हमने एक बता रखा है, तो वैसे ही किसी परावैद्युत को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर, क्या कहा है, किसी परावैद्युत को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत अणुओं के धनावेश व ऋणावेश केंद्रों पर क्रमशः ऋण प्लेट व धन प्लेट की ओर, देखो धनावेश व ऋणावेश, धनावेश व ऋणावेश केंद्रों पर, धनावेश व ऋणावेश केंद्रों पर क्रमशः धन प्लेट पर ऋण प्लेट की ओर और ऋण प्लेट पर वो धनावेश केंद्र पर ऋण प्लेट की ओर और ऋणावेश केंद्र पर धन प्लेट की ओर एक बल कार्य करने लगता है। क्या करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये केंद्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जिसके कारण ये केंद्र कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। धनावेश और ऋणावेश केंद्र क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रखा है उसमें एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जब बाह्य क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है तो परावैद्युत को, इस प्रकार के परावैद्युत को क्या कहते हैं, ध्रुवित परावैद्युत कहते हैं, तथा इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। इस प्रकार के परावैद्युत को ध्रुवित परावैद्युत कहते हैं तथा इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। एक बार फिर आप लोग समझ लीजिए इसकी परिभाषा क्या कहा, किसी परावैद्युत को दो विपरीत आवेशित प्लेटों के बीच रखने पर वैद्युत क्षेत्र के कारण परावैद्युत के अणुओं के धनावेश तथा ऋणावेश केंद्रों, जो कोई भी परावैद्युत पदार्थ होगा उसके अंदर अणु होंगे, उन अणुओं के धनावेश केंद्र तथा ऋणावेश केंद्रों पर क्रमशः ऋण प्लेट व धन प्लेट की ओर एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण ये केंद्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जिससे बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होने के कारण उत्पन्न परावैद्युत को ध्रुवित परावैद्युत कहते हैं तथा इस घटना को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। ये परिभाषा ही पूछी जाती है ऐसे ही कि परावैद्युत का ध्रुवण किसे कहते हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेगा और कभी कभी 1 नंबर में ही पूछता है, तो आप लोग इसे याद रखना है बस। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है अपना परावैद्युत की सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। ये भी परिभाषा ही पूछी जाती है, उसके अलावा इसमें भी कुछ नहीं। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखो क्या लिख रखा है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र
क्या लिख रखा है, किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जहां तक कि परावैद्युत पदार्थ के अणु वैद्युत भंजन को सहन कर सकता है। क्या लिख रखा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जहां तक कि परावैद्युत पदार्थ के अणु वैद्युत भंजन को सहन कर सकता है, क्या कहलाता है, पर उसे परावैद्युत की सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परावैद्युत की सामर्थ्य कहते हैं। और किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिसके कारण परावैद्युत का भंजन होता है, जिसके कारण परावैद्युत का भंजन होने लगता है या होता है, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से परावैद्युत की सामर्थ्य की परिभाषा देख लीजिए। क्या कहा हमने, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जहां तक कि परावैद्युत पदार्थ के अणु बिना वैद्युत भंजन के, परावैद्युत पदार्थ के अणु बिना वैद्युत भंजन के रह सकते हैं, अथवा किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जहां तक कि परावैद्युत पदार्थ के अणु वैद्युत भंजन को सहन कर सकते हैं, परावैद्युत की सामर्थ्य कहलाती है। तथा किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर या किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह विभवांतर जिसके कारण परावैद्युत पदार्थ के अणुओं का भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों परिभाषाएं भी समझ में आई होंगी। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे टॉपिक, और आप लोग पढ़ रहे होंगे और नोट्स भी साथ ही साथ बना रहे होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, और अगर हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो इन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।